नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। ओशनोग्राफी पार्ट 4 में आज हम लोग महासागरीय लवणता को डिटेल में देखेंगे। टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। कंटेंट्स इस वीडियो के इस प्रकार हैं। लवणता क्या है इसको जानेंगे हम लोग। सर्वाधिक महत्वपूर्ण लवण एवं उसका प्रतिशत इसको हम बताएंगे। लवणता का क्या प्रभाव पड़ता है सागरीय जीवों, जंतुओं आदि पर, उसको देखेंगे। लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इन सभी से प्रश्न बनता है, इसलिए सबको मैं अलग अलग आपको बता रहा हूं, तो उनको देखेंगे। लवणता का वितरण लंबवत और क्षैतिज दोनों रूपों में आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। महत्वपूर्ण स्थानों की लवणता की सूची, इसी से अधिकांश प्रश्न बनते हैं। ये 6वें नंबर पे आपको मिलेगा बाद में वीडियो के। और अंत में महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उनको दिया गया है। लवणता क्या होती है पर इसको जानिए। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सामान्य रूप में सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा, इस चिन्ह को पहचानिए, प्रतिशत नहीं है, इधर एक जीरो रहता है और नीचे 2 जीरो रहता है छोटा छोटा, के रूप में दर्शाया जाता है। ये इंडिकेशन है सागरीय लवणता को दर्शाने का। 1884 में चैलेंजर अन्वेषण के समय डिटमायर ने सागरों में 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिसमें से 7 प्रकार के लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इसको याद रखेंगे। डिटमायर ने 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया। 7 जो महत्वपूर्ण लवण है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। पहले नंबर पे है सोडियम क्लोराइड। देखिए इधर मात्रा दिया है, यानी कि ग्राम प्रति 1000 ग्राम में ग्राम की कितनी मात्रा है, ठीक है। और ये मात्रा प्रतिशत में, कुल लवण जो है उसका कितना प्रतिशत सोडियम क्लोराइड है, तो 77.8%। इसको कैसे निकाला जाता है, एक को याद कर लेंगे तो दूसरा भी आप निकाल सकते हैं, इसको अभी हम बताते हैं आगे। मैग्नीशियम क्लोराइड ये 3.807 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में होता है, यानी 1 किलो जल में मैग्नीशियम क्लोराइड 3.807 ग्राम केवल होता है। और प्रतिशत में देखेंगे टोटल जो मात्रा है उसमें 10.9% कुल लवणता में इसकी हिस्सेदारी होती है। मैग्नीशियम सल्फेट 1.658 ग्राम होता है और ये मात्रा प्रतिशत में 4.7। कैल्शियम सल्फेट 1.260 3.6% होता है। पोटेशियम सल्फेट, इसका यहाँ मात्रा मैं नहीं दिया हूँ, पॉइंट में है और यहाँ से प्रश्न बनेगा भी नहीं, तो इसलिए मैं नहीं दिया हूँ कि फालतू में आप इसको भी याद करेंगे, इसलिए यहाँ छोड़ दिया हूँ। यदि आपको याद करने की इच्छा हो बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा। 2.5% इसकी मात्रा होती है। 6वें नंबर पे है कैल्शियम कार्बोनेट, ये 0.3% होता है। और मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2% होता है। और योग यदि देखेंगे तो प्रति 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम औसतन लवणता है सागरों की। औसत लवणता सागरों क्या है, 35। प्रतिशत में हमेशा कई बार एग्जाम्स में मिलता है, तो क्या करेंगे, उसको टिक करना पड़ेगा, लेकिन ये होता है प्रति 1000 में, यानी 1 किलोग्राम जल में 35 ग्राम आपका साल्ट मिलता है। उसमें इन साल्टों की उपयोगिता होती है। और प्रतिशत के हिसाब से इसको निकालने का मैं आपको बता रहा था कैसे निकालेंगे। यदि 77.8% आपको पता है और मात्रा पूछ रहा है ग्राम में कि कितना होगा, तो 35 का 77.8% निकाल देंगे आप, तो ये निकल जाएगा आपका 1000 पर। 1000 पर निकालेंगे प्रतिशत, ठीक है, तो ये आपका मात्रा निकल जाएगा। उसी तरह से 35 का 10.9% 1000 पर निकाल देंगे, कितना होगा, तो ये इतना आएगा। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, कई बार इसको दे देता है बढ़ते क्रम में लगाइए, घटते क्रम में लगाइए, तो ये भूल जाता है। इसका बहुत आसान तरीका है, मैं जब तैयारी करता था तब बनाया था और आज तक भी मैं रिवीजन नहीं करता हूँ तब भी मेरे ये ध्यान में रहता है। उसको देखिए मैं ऐसे लिख दिया हूँ, इसको पढ़िए। सो मैं कै पो कै मैं। थोड़ा सा भोजपुरी वाले होंगे तो इसको देख के आनंदित भी होंगे और याद भी हो जाएगा उनको। सो मैं कै पो कै मैं, ये हो गया। तब इसमें देखिए मैं 3 जगह आ रहा है, तीनों जगह मैं का मतलब है मैग्नीशियम,
ठीक है। सो से सोडियम, पो से पोटेशियम, कै से कैल्शियम, कैल्शियम हो गया, और हर जगह मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को कैसे पहचानेंगे? तो देखिए शुरुआत में 2 जगह क्लोराइड आया हुआ है, तो Cl का स्क्वायर 2, ठीक है, और सल्फेट 3 बार आया है, पहले 2 बार फिर 1 बढ़ गया 3 बार, S का क्यूब। S क्यूब हमको इसलिए याद रहता है कि हमारे साथ एक लड़का था, पढ़ता था, जिसका नाम था श्याम सुंदर सिंह, उसको हम लोग बोलते थे एस क्यूब। श्याम सुंदर सिंह को क्या बोलते थे? एस क्यूब, यानी कि एस 3 बार आया है तो एस को 3 बार लगाएंगे। ये तो है ही, सो मैं कैपो कै मैं। उसके बाद से का ब्रो, क्या हाल है भाई बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं ब्रो, का बोरो। तो कार्बोनेट में ही दोनों जुड़ा है, का ब्रो बोलेंगे तो कार्बोनेट, और ब्रो से ब्रोमाइड, ये आपको याद रहेगा। अभी इसका जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दूंगा उसमें इसको कायदे से मैं समझाया हूं कि कैसे इसको याद करेंगे। यहाँ पे भी एक आइडिया आपको लग गया होगा। लवणता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो महासागरीय लवणता का प्रभाव उसमें रहने वाले जीवों व वनस्पतियों पर तो पड़ता ही पड़ता है, उसके साथ साथ महासागरों की भौतिक विशेषताओं जैसे तापमान पर, घनत्व, धाराओं की गतियों पर, दबाव आदि पर भी प्रभाव पड़ता है लवणता का प्रभाव हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद जो है महासागर या जल की लवणता बढ़ने पर हिमांक बिंदु, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, तथा क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट उच्च होगा। इसको नहीं समझ पा रहे होंगे तो अब आगे समझाते हैं। अर्थात लवण युक्त सागर देर से जमेगा। अब समुद्र की औसत लवणता कितनी है? 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम पर है, पर हिमांक बिंदु कितना होता है? -1.9 डिग्री सेल्सियस होता है, या फ़ारेनहाइट में भी इसको याद कर लीजिएगा, 28.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यदि फ्रेश वाटर है तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? जम जाता है, बर्फ हो जाता है। लेकिन ये सागरी लवणता इतनी है 35, तो इसको जमने के लिए और कम टेम्परेचर चाहिए, -1.9 डिग्री चाहिए। अब जहाँ पर 300 यदि आपका लवणता है तो वो तो 35-40 माइनस में चले जाएंगे, तब भी वो जल जमता नहीं है। जैसे डेड सी का ले लीजिए, -50 से ऊपर भी रहता है कुछ टेम्परेचर, तब भी वह जमता नहीं है, जबकि 0 डिग्री पर जम जाना चाहिए। अब इसमें दूसरा दिया था क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट उच्च होगा, तथा वाष्पीकरण की दर कम होगा। वाष्पीकरण दर क्यों कम होगा? कारण ये है कि इसमें क्वथनांक उच्च हो जाएगा। जैसे 100 डिग्री पर फ्रेश वाटर जो होता है वो उबलने लगता है, उबाल बिंदु है उसका 100 डिग्री पर, लेकिन जब लवणता उसमें ज़्यादा रहेगा तो 110 डिग्री पर वो खौलेगा, 120। जितनी ज़्यादा लवणता रहेगी उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसलिए वाष्पीकरण कम होगा। सैलिनिटी ज़्यादा होने पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तभी वह बॉयल होगा। इस तरह से इसका वाष्पीकरण कम होगा। लवणता बढ़ने पर घनत्व में वृद्धि होगी, जबकि तापमान बढ़ने पर घनत्व में कमी होगी। अब यहाँ पे समझिए, लवणता बढ़ गया, जैसे पानी है उसमें चीनी डाल दिए या नमक डाल दिए तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, ये तो सिंपल चीज़ है। जबकि तापमान बढ़ने पर घनत्व में कमी आती है। ये सोचेंगे ये कैसे संभव है? तापमान बढ़ेगा तो इसमें से तो इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। उसकी बात नहीं कह रहा है। जैसे आप समझ लीजिए कि गुड़ है, गुड़ ठंडा रखे हैं तो वो ठोस रूप में गुड़ आपको दिखाई दे रहा है, या चीनी आपको ठोस दिखाई दे रहा है। जहाँ उसको गर्म चीज़ पे रखते हैं वो क्या हो जाता है? पिघल जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, घनत्व में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। और जब वो ठोस रहता है, जब उसका तापमान कम रहता है फिर तो वो क्या हो जाएगा? उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से तापमान बढ़ने पर घनत्व में कमी आ जाती है, इसको ध्यान में रखेंगे। सागरी लहर एवं धाराएं मछली, सागरी जीव, प्लैंकटन आदि लवणता से नियंत्रित होते हैं। सागरी लहर और धाराएं जो हैं, मछली, सागरी जीव, प्लैंकटन, सभी किससे नियंत्रित होते हैं? लवणता से। लवणता से हम लोग भी नियंत्रित होते हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको पढ़िए। सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन आता है, धाराओं से आता है और उसके बाद से निक्षेप से आता है। तो ये लवणता है, इसको इसीलिए मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन कई बार इससे बने हैं। आप देखेंगे आगे मेरे वीडियो में। अब लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं उनको जानिए। वर्षा की मात्रा, वाष्पीकरण, वायु दाब तथा वायु की दिशा,
उसके बाद जल का मिश्रण या नदी जल प्रवाह या नदियों के मुहाने, यानी कि कुल मिलाकर के सागर में जल किसी रूप में जाकर के मिलता हो, चाहे वो वर्षा के रूप में जाता हो या नदी के द्वारा जाता हो या नदियों के मुहाने पे जाएंगे तो वहाँ पे लवणता कम होगा, फ्रेश वाटर नदी ले जाती है। सामुद्रिक जलधाराएं यहाँ का लवण ले जाकर के कहीं और जमा कर देती हैं, तो इसका डिटेल भी मैं आगे अभी आपको बता रहा हूँ। भारी वर्षा से लवणता घटती है, यदि वर्षा ज़्यादा है तो लवणता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए विषुवतरेखी प्रदेशों में आप देखेंगे कि उच्च तापमान के बाद भी लवणता कम देखने को मिलती है। लवणता सीधे वर्षण से संबंधित नहीं है, सीधे ये नहीं कि वर्षा हो रहा है तो लवणता भी बढ़ेगा, नहीं, घटेगा इस तरह से। तो केवल वर्षा होने से ही घटने का मतलब नहीं है। हो सकता है कि 100 सेंटीमीटर वर्षा होता हो और 200 सेंटीमीटर जल जो है वाष्पीकरण हो जाता हो, तब भी वर्षा से यह सीधे सीधे जुड़ा नहीं है। प्रति चक्रवातीय दशाएं लवणता को बढ़ा देती हैं। क्या करती हैं प्रति चक्रवाती दशाएं? लवणता को बढ़ा देती हैं। प्रति चक्रवाती दशाएं आप जानते हैं कि क्या होता है, यहाँ पे हवाएं उतरती हैं, उच्च वायुदाब होता है, आकाश स्वच्छ होता है, तेज धूप मिलता है, इसलिए यहाँ पे लवणता बढ़ जाता है उच्च वाष्पीकरण के कारण। गल्फ स्ट्रीम यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर, गल्फ स्ट्रीम यही सामुद्रिक जलधाराओं का इसका देखिए यहाँ पे बता रहा है। गल्फ स्ट्रीम आप जानते हैं अटलांटिक ओशन में चलती है, उत्तरी पश्चिमी तट पर, किसके? यूरोप के, या उत्तर सागर और नॉर्वेजियन सागर में लवणता बढ़ा देती है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट का जल लेकर के चली जाती है, कहाँ पे? यूरोप के पास लेके चली जाती है, वहाँ पे लवणता बढ़ा देती है। महासागरीय जल में वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। वाष्पीकरण ज़्यादा होगा या कम होगा यह किस पर निर्भर करता है? लवणता पर। यदि लवणता ज़्यादा है तो वाष्पीकरण कम होगा। उच्च अक्षांशों के पास है तो इसका वाष्पीकरण कम होगा, निम्न अक्षांशों या मध्य अक्षांशों पे है तो वहाँ पे ज़्यादा होगा, अनवर्ती अक्षांशों पे होगा तो सबसे ज़्यादा जो होगा वाष्पीकरण होगा। मौसम एवं पवन द्वारा, शुष्क पवन है तो ज़्यादा जो है कि वाष्पीकरण करेगा, मौसम साफ है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, बादल वाला है मौसम तो वाष्पीकरण कम होगा। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक में देखिए, वाष्पीकरण की दर तथा लवणता के बीच प्रत्यक्ष या सीधा संबंध है। प्रत्यक्ष या सीधा संबंध है। यदि वाष्पीकरण की दर अधिक है तो लवणता क्या होगा? अधिक होगा। वाष्पीकरण ज़्यादा है तो लवणता ज़्यादा है, एकदम सीधा संबंध है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। नदी के मुहाने के समीप निम्न लवणता पाई जाती है। नदी के मुहाने पर लवणता निम्न क्यों पाई जाएगी? क्योंकि फ्रेश वाटर नदी लेकर के आ रही है और समुद्री जल को पतला कर दे रही है उसमें। उष्ण कटिबंध, उसमें भी मुख्यतः उपोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध में लवणता अधिक होती है। उष्ण कटिबंध में लवणता अधिक होती है, लेकिन उपोष्ण कटिबंध में सबसे ज़्यादा इसका स्पेसिफाइड एरिया हो गया उपोष्ण कटिबंध, यानी कि कर्क और मकर रेखाओं के आसपास का जो क्षेत्र है वह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ लवणता सर्वाधिक आपको देखने को मिलती है। ध्रुव तथा भूमध्य रेखा की ओर कम हो जाती है। जब ये देखिए आप चलेंगे मुख्यतः उपोष्ण कटिबंध में, यहाँ से कर्क रेखा मकर रेखा से ध्रुव की तरफ जाइए चाहे भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे लवणता आपको कम देखने को मिलेगी। समुद्री जल का घनत्व नियंत्रित होता है लवणता, तापमान, संपीड़ितता व संवहन से। इन सभी से समुद्री जल का घनत्व नियंत्रित होता है। लवणता बढ़ेगा तो आपका घनत्व बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ेगा, घनत्व कम हो जाएगा, संपीड़ितता यानी प्रेशर, कंप्रेशर, उसमें दबाव बढ़ेगा तो इससे घनत्व बढ़ जाएगा। संवहन के द्वारा भी एक जगह का लवण दूसरे जगह पहुंचा दिया जाता है तो कहीं कम और कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तापमान एवं घनत्व में विलोम संबंध होता है, यानी तापमान बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा, घनत्व बढ़ेगा तो तापमान कम होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। जबकि यानी कि वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। लवणता व दबाव और जल के घनत्व में सीधा संबंध पाया जाता है। लवणता बढ़ेगा तो दबाव क्या होगा? बढ़ जाएगा और जल का घनत्व भी बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ेगा, ये एक दूसरे के उल्टा काम करेंगे। तापमान बढ़ेगा तो घनत्व घट जाएगा। लवणता का वितरण अब हम लोग देख लेते हैं। सागरी जल की औसत लवणता 35%, बार बार प्रतिशत हम लोग याद करते हैं, लेकिन वास्तविक में आपको बता दिया क्या होता है, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में इसकी उपस्थिति है। सागरी जल की औसत लवणता है यह, इसको याद रखेंगे।
महासागरों में सर्वाधिक लवणता 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य एवं 10 डिग्री से दक्षिणी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो। यहाँ 20 से 30 केवल 10 डिग्री का इसमें इंटरवल है, और इसमें कितने का है 20 डिग्री का जो है इंटरवल है। 10 से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है सर्वाधिक लवणता। यहाँ औसत लवणता कितनी है सागरों की 36%। आप बोलते हैं तो प्रतिशत याद रखिए, 36 प्रति 1000 ग्राम। हम 36 बता देंगे, अब ये बार बार ग्राम प्रति 1000 ग्राम नहीं बोलेंगे, ये सिंबल से आप समझेंगे इसको, होती है 36 होगी। विश्व में सर्वाधिक लवणता के क्षेत्र कहाँ है? आयन मंडलों अर्थात कर्क एवं मकर रेखाओं के समीप स्थित हैं। इन रेखाओं से दूर जाने पर लवणता की मात्रा में कमी आती है। यानी कर्क और मकर रेखा से दूर, चाहे भूमध्य रेखा की तरफ जाइए या ध्रुवों की तरफ जाइए, लवणता धीरे धीरे कम आपको देखने को मिलती है। केवल एक ही फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं, इसलिए जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आपको देखना पड़ता है कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है। तो प्रैक्टिस सेट भी इस पर जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर आपको उपलब्ध करा दूंगा, उसको अवश्य देखिएगा आप लोग, और देखिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कितने प्रश्न कर पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट शुष्क मौसम की स्थिति, पश्चिमी तट जो है आयन मंडल अर्थात मकर रेखा के समीप स्थित है, के कारण अधिक लवणता दर्शाता है। शुष्क मौसम के कारण बारिश नहीं होती है, आयन मंडल के पास रहता है, मकर रेखा के पास स्थिति है इसकी। आर्कटिक महासागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है। सभी हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, इन चारों में से देखेंगे तो सबसे कम लवणता आर्कटिक महासागर में देखने को मिलती है। भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक लवणता पाई जाती है। भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग मतलब हो गया जिधर स्वेज नहर जाकर के निकलती है, पश्चिमी भाग की तुलना में, यानी जिब्राल्टर जल संधि के तरफ वाला कह रहा है, अधिक लवणता पाई जाती है पूर्वी भाग में। कारण क्या है? पूर्वी भाग में जल का मिक्सचर ज़्यादा नहीं हो पाता है, जबकि पश्चिमी भाग में जिब्राल्टर जल संधि से जो आपका जल है अटलांटिक ओशन का, वह इसके अंदर आ जाता है भूमध्य सागर के अंदर, इसलिए वहाँ पे इसकी लवणता कम होती है और पूर्वी भाग में ज़्यादा होती है। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम महासागरीय लवणता पाई जाती है। अधिकतम यहाँ आयन मंडलों में दे रहा है कि पाई जाती हैं, अब यहाँ दे रहा है कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य बीच में, यानी कि यदि हम उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में बांटेंगे तो ये उष्ण कटिबंध है, इसमें लवणता ज़्यादा होगी। इसमें भी स्पेसिफिक कहाँ पे ज़्यादा होगी? आयन मंडलों, कर्क और मकर रेखाओं के आसपास के क्षेत्रों में, उपोष्ण कटिबंध में ज़्यादा लवणता पाई जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय लवणता कम होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय लवणता क्या होती है? कम होती है। इसका कारण है नदियों द्वारा उच्च अनुपात में मीठे जल की आपूर्ति है। आप जानते हैं स्थल का विस्तार दक्षिण की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है, तो वहाँ पे नदियाँ हैं और अवरोध पैदा होने से बरसात भी खूब होती है, तो स्वच्छ पानी, आपका ताज़ा पानी महासागरों में मिलने के कारण उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय लवणता कम होती है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा। महासागरीय जल का घनत्व सामान्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उपोष्ण, शीतोष्ण एवं ध्रुवीय क्षेत्रों के सापेक्ष कम होता है। यहाँ पे महासागरीय लवणता नहीं कह रहा है, घनत्व कह रहा है। महासागरीय घनत्व सामान्यतः क्या है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम होता है। किसकी अपेक्षा? उपोष्ण की अपेक्षा, शीतोष्ण की अपेक्षा और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ घनत्व कम होता है। इसके कई कारण हैं, जैसे उपोष्ण कटिबंध में वाष्पीकरण ज़्यादा है, वर्षा कम है, इस वजह से यहाँ पे जो है कि घनत्व ज़्यादा है। और इसमें भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आप जानते हैं प्रतिदिन बारिश हो जाती है, तो यहाँ पे अत्यधिक वर्षा के कारण घनत्व कम हो जाता है। शीतोष्ण, यदि टेम्परेचर कम होता है जल का तो उसका घनत्व बढ़ता है, ये भी जानना चाहिए आपको। एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में आप चले जाएंगे तो टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री माइनस में रहता है, तो वहाँ का घनत्व ज़्यादा होता है। सर्वाधिक महासागरीय लवणता आंतरिक सागर एवं झीलों में पाई जाती है। अब यहाँ कह रहा है सर्वाधिक लवणता उपोष्ण कटिबंध में, अब क्या कह रहा है? आंतरिक सागर एवं झीलों में पाई जाती है। उससे ज़्यादा सुपीरियर अब ये हो गया, सुपीरियरिटी में देखेंगे तो यहाँ लवणता ज़्यादा देखने को मिलेगा।
विषुवत रेखीय क्षेत्र में उच्च तापमान के बावजूद लवणता न्यूनतम 34 से 35 होती है। होने के कारण क्या है? तो भारी वर्षा मतलब वर्षा का वाष्पीकरण से अधिक होना। जितना वाष्पीकरण करता है उससे ज़्यादा वर्षा हो जाती है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे दूसरा कह रहा है मेघाच्छादन, जो बादल घेर लेते हैं। यहाँ पे उच्च आर्द्रता, जो वायु में है आर्द्रता ज़्यादा रहती है। इसलिए आप देखेंगे कि जब पूर्वा हवा चलती है या बरसात के सीजन में आप कूलर चलाएंगे तो पानी ज़्यादा खर्च नहीं होता कूलर में का। लेकिन वही पछुआ हवा चलती है, शुष्क रहती है हवा, तो आप देखेंगे टंकी खाली हो जाती है, फिर से एक ही दिन में 2-2 बार आपको पानी भरना पड़ता है। तो आर्द्रता जब ज़्यादा रहेगी तो वाष्पीकरण कम होगा। इन सब कारणों से विषुवत रेखीय प्रदेश में उच्च तापमान के बावजूद लवणता कम होती है, वो भी 34 से 35 के बीच में। औसत लवणता आप जानते हैं क्या है? 35 है। गहराई बढ़ने पर, अब तो ये 36 था, अब गहराई ऊर्ध्वाधर देखेंगे। गहराई बढ़ने पर लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उच्च अक्षांशों में बढ़ती है। गहराई के साथ साथ उच्च अक्षांशों में लवणता बढ़ती है, ये तो देखने को मिलता है। अब मध्य अक्षांशों में अलग अलग करके पूछता है, इसीलिए इसको हाईलाइट में किया हूँ। मध्य अक्षांशों में 200 फैदम तक बढ़ती है, फिर घटती है। विषुवतीय क्षेत्र में सतह पर कम लवणता है क्योंकि बरसात हो जाता है, उसके नीचे फिर बढ़ती है, फिर क्या है? गहराई के साथ घटती जाती है। इस प्रकार से कुल मिला के देखा जाए तो लवणता के लंबवत वितरण में बहुत ही अनियमितता है, कोई निश्चित पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। फिर भी इसको जो बताया गया इसको याद रखिएगा, इसके आधार पर क्वेश्चन बने हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण स्थानों की लवणता अब हम लोग देखने जा रहे हैं, टेबल में है। देखिए इधर आपका झील, सागर लिखा गया है, सागर, महासागर और अवस्थिति लोकेशन, और लवणता यहाँ पे ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में बताया गया है। तो महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? आपको मैं बताया था 35 होती है। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में कितनी होती है? 34 होती है। आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध से कम लवणता पाई जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में 35। देखिए एक ज़्यादा हो गया इसमें। उसके बाद से उपोष्ण या अयनवर्ती अक्षांशों पर कर्क व मकर रेखा के पास की स्थिति में क्या रहता है? 38 रहती है लवणता। प्रतिशत नहीं मैं बोलूँगा, ये 38 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल पे है। अटलांटिक महासागर में 38 के बाद इसका कम, उपोष्ण पर ज़्यादा पाया जा रहा है चाहे कोई भी हो। उसके बाद से अटलांटिक पर 36, उसके बाद हिंद महासागर में 35 लवणता है, और प्रशांत महासागर में 31 से 35। यानी महासागरों में आप देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा लवणीय सागर कौन सा है? तो अटलांटिक ओशन है। उसके बाद सैलेंटी आपको हिंद महासागर में देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पे 31 से लेकर के 35 तक मिल रही है प्रशांत महासागर में। सबसे कम किस में होता है? आर्कटिक महासागर में। यहाँ देखिए 28 से लेकर के 34 के बीच होती है। इसको इतना सिस्टमेटिक मैं किया हूँ कि आप बहुत अच्छे से इसको आप तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे नोट्स बनाइए। पीडीएफ अभी मत मांगा करिए आप लोग हमसे, क्योंकि जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं वो सभी मैं पावर पॉइंट पर लिखता हूँ और फिर उसका पीडीएफ बनाऊँ, लोड करूँ तो बहुत सारे टॉपिक हमारे ऐसे ही छूट जाएंगे। पीडीएफ कुछ दिन के बाद मैं बनाऊँगा या बुक फॉर्मेट में आप लोगों को उपलब्ध कराऊँगा। दूसरा देखिए डॉन जुआन पांड, ये है अंटार्कटिका में। यहाँ का लवणता कितना है? 440 ग्राम है प्रति 1000 ग्राम जल में, 440। परीक्षाओं में ये कम आता है, लेकिन ये सर्वाधिक इस समय तक जो भी ज्ञात आपके हाईएस्ट सैलिनिटी वाला प्लेस है तो वो है डॉन जुआन पांड, अंटार्कटिका में है। ठीक है। उसके बाद ऐसे बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा लवणीय सागर कौन सा है? आप देखेंगे तो वान लेक, ये झील है सबसे, ये तुर्की में है। इसी को टर्की या तुर्की कहने लगे हैं। इसका 330 लवणता है, ये याद करना पड़ेगा वैल्यू। तो यही आता है। डॉन जुआन पांड अभी तक हमको नहीं मिला है। वान लेक ही सर्वाधिक लवणता वाला कौन सा है पृथ्वी पर स्थान? तो वह है वान लेक, तुर्की या टर्की में पड़ता है। उसके बाद से डेड सी, जॉर्डन और इजराइल में पड़ता है। यहाँ देखिए मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ क्योंकि लोकेशन से भी संबंधित प्रश्न आते हैं। यह जॉर्डन में है
और इजराइल में। कभी कभी दे देगा, वेस्ट बैंक भी दे सकता है। आप जानते हैं फिलिस्तीन का ये वेस्ट बैंक है जिस पर इजराइल का कब्जा है, तो यदि दे देता है तो ये है, नहीं तो जॉर्डन और इजराइल में। 238 ये थर्ड हाईएस्ट सैलिनिटी वाला प्लेस है पृथ्वी पर, डेड सी। उसका ग्रेट साल्ट लेक उटाह राज्य में है, यूएसए के। राज्य भी याद कर लीजिए, यूएसए के है। 220 इसकी लवणता है। देखिए उच्चतम से निम्नतम की तरफ हम बहुत क्रम से आपको उपलब्ध करा रहे हैं डाटा, याद करने में बहुत आसानी होगी। काराबुगास की खाड़ी, बे ऑफ काराबुगास, कैस्पियन सागर का ये पार्ट है। काराबुगास की खाड़ी कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान में ये पड़ता है। बहुत ये बे ऑफ काराबुगास है ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे 170, सविंदर सिंह की किताब में यह 17 आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे 170 लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, क्योंकि एक जगह प्रश्न में इससे संबंधित जो व्याख्या था उसमें 170 दे रहा था। तो अभी आप देखेंगे कैस्पियन सागर की भी लवणता क्या है, तो उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा अगर जो ये है तो इसका बहुत मतलब नहीं बनता, 170 हो सकता है। तो इसका ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा। लाल सागर, रेड सी, हिंद महासागर में है इसकी अवस्थिति। इसमें आप देख रहे हैं 37 से लेकर के 41 रहता है। इसमें साउथ में मतलब दक्षिणी भाग जो है लाल सागर का, वहाँ 37 और उत्तरी भाग में 41। इधर थोड़ा सा अरब सागर का जल दक्षिण में मिल जाता है इसमें जा करके, तो इधर लवणता जो होता है कम है थोड़ी सी, और उत्तर में किसी भी प्रकार के जल का मिश्रण नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे उच्च लवणता पाई जाती है, यहाँ का उच्च तापमान होने के बावजूद भी। भूमध्य सागर या रूम सागर, मेडिटेरेनियन सी को ही रूम सागर भी कहते हैं या भूमध्य सागर कहते हैं। इसका 37 से 39 होता है। वैल्यूज आपको याद करना पड़ेगा। फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ 37 से 38, देखिए इससे कम है ये। कैरेबियन सागर 35 से 36, कैरेबियन सागर आपको याद होगा कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन का ये पार्ट है। कैलिफोर्निया की खाड़ी ये 35.5 इसकी लवणता होती है, ये आपको याद होगा प्रशांत महासागर का ये पार्ट है। मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर का पार्ट है, 30 से 37। अब यहाँ देख रहे हैं कि 35 था, ये 30 से 37, इसलिए कम वैल्यू जो है इसको लेके आए हैं यहाँ पे। उत्तरी सागर 34, देखिए उत्तरी सागर में 34 है, वही गल्फ स्ट्रीम की वजह से यहाँ की लवणता बढ़ जाती है ध्रुवों के पास होने के, उधर आपको होने के बाद भी। जापान सागर 34, ये दोनों का इसलिए याद करना जरूरी है कि इनमें से 4-5 दे देता है, कहता है कि कौन इनको बढ़ते क्रम में सजाइए, घटते क्रम में सजाइए, तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते समय ध्यान देंगे कि कौन किसके बाद है। किसी फार्मूले पर आप इन सबको याद भी कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चीन सागर 33, यानी चीन से जापान का ज़्यादा है, जापान से उत्तरी सागर का लगभग बराबर है या थोड़ा सा ज़्यादा इसको कह सकते हैं। बेरिंग सागर ये 31 से 33 हो गया। ये सागर लिखा हुआ है, आप लोग परेशान मत होइएगा, अब स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। चूँकि वीडियो में डब कर रहा हूँ तो यहाँ करेक्शन करना संभव है नहीं, तो इसलिए इसको ध्यान देंगे आप लोग। अरब सागर, अरेबियन सी 36 होता है। बेरिंग सागर का बता दिए, अरब सागर का। अब यहीं पे दे देता है बंगाल की खाड़ी का, तो बंगाल की खाड़ी क्या है 30। कारण क्या है आप जानिए, अरब सागर में बहुत सारी नदियां अपना जल नहीं मिलाती हैं, बंगाल की खाड़ी में बरसात भी ज़्यादा होता है और बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां इसमें जल ला करके मिला देती हैं, इसलिए यहाँ की लवणता कम है। काला सागर, ब्लैक सी 18 औसत है, 15 से लेकर 18 तक यहाँ पे लवणता देखने को मिलता है। तो 18 इसमें भी आप जानते हैं ब्लैक सी में बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं, डान हो गया, डेन्यूब हो गया और सब नदियाँ हैं, जिसकी वजह से इसकी लवणता कम मिलती है। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर 12, इसी का काराबुगास की खाड़ी है, मैं बता रहा था किसी का हिस्सा, ये 12, यदि 17 है तो थोड़ा सा ही अंतर है उसमें, तो 170 वहाँ पे होना चाहिए, आप भी सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद बाल्टिक सागर 7 होता है, इसकी लवणता बहुत ही कम है। इसका कारण क्या है कि यहाँ बरसात बहुत ज़्यादा होता है, नदियाँ भी इसमें ले जा कर के जल मिलाती हैं। टिटिकाका झील, ये भी क्वेश्चन में दे दिया था कि इसको बढ़ते घटते क्रम में, तो जानना चाहिए आपको। ये आपका 5.2 से 5.5 के बीच में इसकी लवणता देखने को मिलती है।
अब महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं। हेलोक्लाइन क्या है? गहराई के साथ लवणता में वृद्धि वाली परत को हम क्या कहते हैं? हेलोक्लाइन कहते हैं। उस परत को या उस गहराई को जिसमें लवणता में वृद्धि होती है तेजी से, उसको हेलोक्लाइन जो है परत कहते हैं। महासागरों में हेलोक्लाइन स्थिति 300 से 1000 मीटर की गहराई पर पाई जाती है। ये भी परीक्षाओं में आ चुका है। 300 से लेकर 1000 मीटर की गहराई पर पाई जाती है कौन सी? हेलोक्लाइन की स्थिति देखने को मिलती है। आइसोहेलाइन समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। पाइक्नोक्लाइन समुद्री जल के घनत्व, इसको घनत्व याद रखिए, ये घनत्व को, समुद्री जल के घनत्व को मापन करता है ये, अर्थात समुद्र में वह परत जहां घनत्व गहराई के साथ तेजी से बदलता है। तो पाइक्नोक्लाइन घनत्व से संबंधित है, आइसोहेलाइन लवणता, समान लवणता से संबंधित है, हेलोक्लाइन मतलब लवणता में वृद्धि वाली परत से संबंधित है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड 77.8% पाया जाता है। सागरी जल में सर्वाधिक मिलने वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन। ये तत्व एलिमेंट है और ये क्या है? यौगिक है। सोडियम क्लोराइड यौगिक है और ये तत्व है, एलिमेंट है, ये कंपाउंड है। तो कंपाउंड में सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा लवणों में पाया जाता है और उसके बाद से यदि एलिमेंट या तत्व में कहेंगे तो वो हो जाएगा क्लोरीन। अल-मसूदी ने महासागरी जल के रंग और इसकी लवणता के बीच सहसंबंध स्थापित किया था। तो महासागरी रंग और लवणता के बीच सहसंबंध किसने स्थापित किया था? अल-मसूदी ने किया था। समुद्री बर्फ की लवणता 0 से 3% होती है। समान तापमान पर महासागरी जल का घनत्व वायु की तुलना में 800 गुना अधिक होता है। इसको याद रख लीजिएगा कि सामान्य तापमान अगर जो रहे तो एक समान तापमान रहे वायु का और जल का भी, तो घनत्व में जो अंतर होता है वह जल का घनत्व वायु की तुलना में 800 गुना अधिक देखने को मिलता है। लवण जल, इसी को अंग्रेजी में ब्राइन, इसको ब्राइन जरूर याद कर लीजिएगा। हो सकता है लवण जल न लिख करके हिंदी में भी ब्राइन ही लिख दे। ब्राइन शब्द किससे संबंधित है? सारगासो सागर या सारगैसो भी बोलते हैं हम लोग, सारगैसो सागर या सारगासो सागर से संबंधित है। ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। आप जानते हैं कि ये जल जो है किसी अन्य से मिलता नहीं है, यहाँ पे से संबंधित है जहाँ सारगैसम नामक जड़विहीन सागरी वनस्पति पाई जाती है। सारगैसम नामक यहाँ पे जड़विहीन वनस्पति पाई जाती है, इसीलिए इस सागर का नाम सारगैसम सागर या सारगैसो सागर कहते हैं इसको। सारगासो सागर एक तटविहीन सागर है। आपसे पूछा जाए कि किसी एक तटविहीन सागर का नाम बता दीजिए, तो ये यही है। सागर के बीच जो बीच स्थित है जहाँ पे कोई दूसरा जल इसके साथ मिक्सअप नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है, लवणता भी ज़्यादा है और इसीलिए इसको तटविहीन सागर कह रहे हैं। तथा इसे सागरी मरुस्थल कहा जाता है, इसको सागरी मरुस्थल भी कहा जाता है। सागरी लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि है। मतलब समुद्र में जो लवणता है उसका मुख्य, वो लवणता गया कहाँ से? तो यह भूमि से लवणता वहाँ पहुँचती है और उसका प्रमुख पहुँचाने वाला जो एजेंट है वो क्या है? नदियाँ हैं। कुछ हद तक और भी चीज़ें हैं जैसे ज्वालामुखी समुद्रगत जो फटते हैं उसके माध्यम से भी लवणता में वृद्धि होती है, लेकिन नदी इसमें मुख्य एजेंट जो पहुँचाती है। और कहाँ से? भूमि से। समुद्री जल लवणता के विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत रेंज कितना है? 34 से लेकर के 37 तक है। इस वैल्यू को आप याद कर लीजिएगा, लवणता का ये जो रेंज है। और अंत में है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, 15 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 20 डिग्री नॉर्थ, उधर आप पढ़ रहे थे 10 से लेकर के 20 से लेकर के 30, उसमें 15 से 20 डिग्री के बीच उच्चतम लवणता पाई जाती है। इसको भी एक परीक्षा में माना गया, तो उसको भी यहाँ पे मैं दे दिया हूँ कि ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 4 में महासागरीय लवणता से संबंधित अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सर्वाधिक प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। लगभग 70 के आसपास इसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग अगला वीडियो अवश्य देखिएगा। यदि इस वीडियो में कहीं कोई कमी नज़र आवे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।